हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मेरा नाम राज सिंह और हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पहले ये आप लोगों को डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि क्लास 11th का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 11th में जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। मतलब हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th में आपको पता है कि केमिस्ट्री का 3 सेक्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का हम लोग चैप्टर पढ़ना चालू करेंगे। हम एक एक करके लेक्चर डालते जाएंगे इसका। उस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो कंप्लीट करेंगे, जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं जीओसी के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसा समझ लीजिए कि क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला है आप लोग का जीओसी, दूसरा आपका हाइड्रोकार्बन। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर ये दोनों चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं रहेगा तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगा ना, आपको बेसिक चीज नहीं पता होगा। जैसे नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको नहीं आता होगा, इफेक्ट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, बेसिक रिएक्शन के बारे में नहीं पता होगा, जिससे बच्चा लोग को बहुत सारा दिक्कत होता है क्लास 12 में। तो इसीलिए कोई भी बच्चा को या किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पहले पढ़ेंगे हम लोग जीओसी, जिसका एनसीईआरटी में नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। जनरली हम लोग उसको जीओसी बोलते हैं। जीओसी का मतलब होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जीओसी के बारे में। तो ध्यान से सुनिएगा, जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीओसी। और जीओसी में हम लोग नोमेनक्लेचर से पढ़ने वाले नहीं है। जैसे क्या होता है ना, बोर्ड्स में, जनरली बोर्ड्स में जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर नोमेनक्लेचर से स्टार्ट होता है। नोमेनक्लेचर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, इफेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन बहुत कम आता है। और हर जगह पे जो पढ़ाया भी जाता है वो नोमेनक्लेचर से ही स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बच्चा का ऑर्गेनिक में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाता है, बच्चा सोच नहीं पाता है, बच्चा का फील, मतलब ऑर्गेनिक में फील नहीं आ पाता है। हम जो टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं उसको वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ना के बराबर आएगा। लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक अगर आप पढ़ लिए, समझ आ गया, ये क्लियर हो गया, तो इससे एक बेसिक बोलते हैं ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आगे पढ़ने में आपको ज्यादा समझ आएगा। बीच से स्टार्ट अगर हम डायरेक्ट नोमेनक्लेचर पढ़ाना चालू करते हैं तो उसमें फिर आप लोग को समझ तो आएगा, क्वेश्चन बन भी जाएगा, लेकिन बाद में दिक्कत उसका समझ आने, जो आगे बाद में पढ़ने वाले उसमें हमको दिक्कत समझ। स्टार्ट करते हैं एकदम स्टार्टिंग से, एकदम बेसिक से। शांति सुनते जाना है, जो जो बताएंगे आप लोग को लिखने का टाइम देंगे। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जीओसी में आज लेक्चर 1 है, तो लेक्चर 1 में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ध्यान सुनो, कंपाउंड को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है इसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। ध्यान सुनो, कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक। ध्यान सुनते जा, हम क्या बोले कि केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 तरह से बांटा गया है। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? तो पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड को कहते हैं जो लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है, लिविंग थिंग्स से डिराइव होता है। मतलब ऐसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कहां से प्रोड्यूस होता है, लिविंग थिंग से। लिविंग थिंग्स मतलब जैसे कि प्लांट, एनिमल्स,
ये आपका लिविंग थिंग्स है, तो इससे जो प्रोड्यूस होगा ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होता है, नॉन लिविंग थिंग से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि मिनरल्स एंड गैसेस। तो फिर से हम बता रहे हैं, ध्यान से समझाना बच्चा लोग। पहले हम क्या बोले, कंपाउंड को, केमिस्ट्री में कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो ऐसा कंपाउंड कहा जाता है जो लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है, लिविंग थिंग्स से प्रोड्यूस होता है। और नॉन लिविंग थिंग से जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग थिंग जैसे सर, लिविंग थिंग जैसे कि प्लांट एनिमल से जो प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो मिनरल और गैसेस जो कि नॉन लिविंग थिंग है उससे प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में आते हैं। वैसे बाबू एक चीज और बता रहे हैं, केमिस्ट्री में हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक में फील चाहिए, समझ आना, स्टार्टिंग से अगर पढ़िएगा, थोड़ा बेस पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानिएगा तो आपको मजा भी आएगा, समझ भी आएगा कि हाँ ये चीज कहां से स्टार्ट हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ। तो ध्यान से देखते जाना। तो एक साइंटिस्ट थे, आज से देखो, आज से करीबन 200 साल पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस। ध्यान से सुनिएगा। देखो हम क्या बोले, केमिस्ट्री में कंपाउंड कितना तरह का होता है, दो तरह का है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो बर्जीलियस थे आज से 200 साल पहले क्या बोले, ये बोले, पहले ये अपना लैब में एक एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में ये बहुत कोशिश किए ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना पाए। हाँ सर, बना रहे थे, किससे बना रहे थे, तो बेसिकली ये क्या कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहे थे। ट्राई किए, नहीं हुआ, तो ये बोले कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। क्यों है, क्योंकि इनका कहना था कि हम लोग इसलिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका वाइटल फोर्स होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसा फोर्स होता है, वाइटल फोर्स होता है। वाइटल फोर्स कहने का मतलब होता है कि गॉड गिवन फोर्स। मतलब ये कह रहे थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, जो कि नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया सकता, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें वाइटल फोर्स होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में वाइटल फोर्स होता है, और वाइटल फोर्स गॉड गिवन फोर्स है। वाइटल फोर्स का मतलब होता है गॉड गिवन फोर्स, गिवन बाय द गॉड, गॉड गिवन फोर्स, भगवान जो फोर्स दे रहा है, तो मेन तो क्रिएट कर नहीं सकता है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जा सकता है। तो इनका कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल to convert inorganic compound into organic compound। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते, कि हम बताएं तुम्हारा कि यहां पर क्या होता है, वाइटल फोर्स होता है, इसका मतलब होता है गॉड गिवन फोर्स, गॉड गिवन फोर्स। ठीक है, तो ये बोला कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था वॉलर। देखो क्या हुआ कि जैसे बर्जीलियस बोल के चला गया कि भैया देखो ऐसा बात है कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आ गया वॉलर। वॉलर क्या बोलते हैं कि हम लोग तो कर दिए भैया। कैसे की वॉलर क्या किए, ध्यान से सुनिएगा। ये जो थे ये क्या किए, वॉलर लिए एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए। सर कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, ध्यान से सुनना। ये लिए NH4O C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट क्या है सर, तो अमोनियम साइनेट जो है ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो
वॉलर क्या किया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और सुनना क्या किया था, देखो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, अच्छा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या लिया, तो ये लिया अमोनियम साइनेट, ठीक है, इसको पानी में डाला, पानी में डाल के इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, और जैसे इसको हाई टेम्परेचर में गर्म किया, इसको डाला गया वाटर में, हाई टेम्परेचर पे हीट किया, और क्या मिला हमको, मिला NH2 CONH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिया। NH2 CONH2 इसको बोलते हैं यूरिया। और यूरिया का मतलब, यूरिया कहां से प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन बींग से, यूरिया ह्यूमन बींग से, एनिमल से प्रोड्यूस होता है। एनिमल क्या है, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग प्रोड्यूस क्या कर रहा है, यूरिया, तो हम बोले थे लिविंग थिंग जो प्रोड्यूस करता है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और यूरिया लिविंग थिंग से प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो तुम देख सकते हो बाबू लोग कि वॉलर क्या किया, अभी तक बर्जीलियस आया, वो बोला कि भैया ऐसा है कि हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास वाइटल फोर्सेस होता है, वाइटल फोर्सेस का मतलब भगवान के द्वारा दिया गया फोर्सेस है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वॉलर आके बोला भैया हम तो कर दिए, कैसे कर दिए, हम लिए अमोनियम साइनेट जो कि आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको पानी में डाले, गर्म किए, बन गया यूरिया। क्या बन गया, यूरिया। और यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये पहला इंसान था, ये पहले साइंटिस्ट हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट कर चुके थे, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, बस ये आपको जानना है, बस बेसिक चीजें बस जानते रहना, ठीक है। तो जल्दी से इसको एक बार लिख लीजिएगा, एग्जाम में इससे आने वाला नहीं है, ठीक है, एग्जाम में नोमेनक्लेचर से ही आएगा, फिर हम बता रहे हैं, इसके बाद नोमेनक्लेचर का ही वीडियो डालेंगे। तो जितना बता रहे हैं उसको नोट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, बस नॉलेज के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक इंटर कनेक्शन के लिए कि आपको समझ आता रहे, हाँ, कि कैसे कैसे सब कंपाउंड बना है, क्या है, उसके बारे में आइडिया रहे आपको। चलिए जल्दी से इसको पॉज करके लिख लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान सुनना, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम सिखाएंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, सबसे पहले सर ये तो बताइए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहने का मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहेगा या कार्बन कंटेन क्या रहेगा, जो कार्बन से बनेगा उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग्स से द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको कितने तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, अभी जो पढ़ाने वाले हैं क्या हेडलाइन क्या डालेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना है, किस किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुनना, सबसे पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो समझो, सुनते जाना। वैसा फॉर्मूला जो कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, कौन कौन से एटम्स हैं, बस ये बताएगा कितने एटम्स है और कौन कौन से एटम्स है। ये नहीं बताएगा कि कौन से एटम किससे कनेक्टेड है, एक एटम में कितना एटम कनेक्टेड है, ये बताने वाला नहीं है। बस ये बताएगा कि उस कंपाउंड में कितने एटम्स है और कौन कौन से एटम्स हैं, ठीक है। तो मतलब shows number and types of atoms, but do not give information about कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ध्यान सुनिएगा, वैसा फॉर्मूला जो एटम का संख्या बताए, एटम का टाइप बताए, लेकिन ये नहीं बताए कि एटम बाकी कितने एटम से कनेक्टेड है, किसका कनेक्टिविटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे, बॉन्ड के बारे में कुछ ना बताए, बस ये बता रहा है कि कितना एटम है, कौन कौन सा एटम है। कनेक्टिविटी नहीं बता रहा। कनेक्टिविटी कहने का मतलब कि एक एटम
कितने आइटम से बॉन्ड बना रहा है उसके बारे में ना बताए तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें एग्जांपल का, तो एग्जांपल हो गया आपका C2H6O। ध्यान से देखना आप, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, ऑक्सीजन कितना है 1। टोटल अगर हम बात करें तो कार्बन का संख्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन का संख्या पता चल रहा है, ऑक्सीजन का संख्या पता चल रहा है, और कौन कौन सा आइटम वो भी पता चल रहा है कि कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक किसका है ऑक्सीजन का है। लेकिन ये पता चल रहा है क्या कि एक कार्बन में कौन कौन सा आइटम जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन कौन सा ऑक्सीजन से, कार्बन से जुड़ा है या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब कौन सा आइटम किससे जुड़ा हुआ है, किससे कनेक्टेड है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो वैसा कंपाउंड जो सिर्फ नंबर ऑफ आइटम बताए, टाइप्स ऑफ आइटम बताए, लेकिन उसके कनेक्टिविटी के बारे में कोई डिस्कशन ना करे, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं, एक करके देखते जाएंगे। दूसरा देख, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लेविस स्ट्रक्चर के बारे में। आप लोग अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े होंगे तो वहां पर लेविस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर ज्यादा नहीं, बस बेसिक चीज बात करेंगे, एकदम बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे कि सर लेविस स्ट्रक्चर होता क्या। ध्यान से सुनना, वैसा स्ट्रक्चर जो टाइप्स ऑफ एटम भी बता दे, कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है वो भी बता दे, और आपको लोन पेयर के भी बारे में बता दे कि एक एटम पे कितना लोन पेयर है। ठीक है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है सर, लेविस स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमको कौन कौन सा एटम है, एटम कितना कितना बॉन्ड बना रहा है, और एटम के ऊपर कितना लोन पेयर है, ये सब के बारे में पता चल जाए, उसको हम लोग लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो यहां पर ये क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या क्या शो करेगा, तो शो टाइप्स ऑफ एटम, बॉन्ड्स एंड लोन पेयर। देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज आप लोग पढ़े नहीं भी होंगे, लोन पेयर के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। देखो यहाँ पर साइड में हम बता रहे हैं, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ बता रहे, देख लो, यहाँ देखिए। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है ये लाइन, मतलब ये जो लाइन है ये बॉन्ड पेयर। बेसिकली दो एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो एक एटम ए है, एक एटम बी है, इनके बीच बॉन्ड बना। तो ये जो बॉन्ड बना वो कैसा बॉन्ड बना सर, तो दो, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो भी बॉन्ड के बारे में बात करेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हम यहां लिख दे रहे हैं, ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो एक एटम ए है, मान लो एक एटम बी है, एक इलेक्ट्रॉन ए दिया, एक इलेक्ट्रॉन बी दिया, मिलके शेयरिंग कर लिया, तो यहां जो बॉन्ड बनेगा उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। अब बात करते हैं लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर के बारे में मतलब ध्यान सुनना, लोन पेयर तो या तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या दो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है। एक बॉन्ड बनाना है तो कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन, एक आप दीजिएगा एक हम दीजिएंगे, और मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, बन गया एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड को बॉन्ड पेयर बोलते हैं। उसी तरह से लोन पेयर का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन का पेयर किसी एटम के ऊपर बॉन्ड बनाने के बाद, मान लो हम एटम है, हम बॉन्ड बना लिए, बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच गया पेयर, उसको लोन पेयर बोलते हैं। दिखाते कैसे, या तो इस टाइप से दिखा सकते या तो ऐसे दिखा सकते, लेकिन पेयर में ही होगा, याद रखना। लोन पेयर में जो पेयर में ही दिखाते, ठीक है, या तो ऐसे दिखा सकते या तो ऐसे दिखा सकते। जब भी इस तरह का दिखे तो समझ जाएंगे लोन पेयर। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन। हम बार बार पेयर बोल रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो यूज होगा। एक बॉन्ड पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक लोन पेयर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं इसमें कि आप बोले सर कि लेविस स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें बॉन्ड का भी पता चले, कौन कौन सा एटम उसके बारे में पता चले, और लोन पेयर के बारे में भी पता चले। तो एक काम करते हैं ना, हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेविस स्ट्रक्चर बना देते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। कार्बन, तीन हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया,
कार्बन, दो हाइड्रोजन के साथ। चलिए देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको लेविस स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर टाइप्स ऑफ एटम भी पता चल रहा है। ये कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, एकदम पता चल रहा है कि कौन कौन सा एटम है। फिर ये भी पता चल रहा है कि एटम कौन कौन सा बॉन्ड बनाया है। जैसे ये कार्बन, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ऊपर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड। तो हमको बॉन्ड के बारे में पता चल रहा है, और हमको यही पता चल रहा है कि कौन कौन से एटम के पास लोन पेयर है। जैसे यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन है, इसके पास दो लोन पेयर। सर हम लोन पेयर कैसे पता करेंगे कि किसके पास कितना लोन पेयर है? तो ध्यान से सुनना, लोन पेयर करने का, लोन पेयर फाइंड करने का तरीका हम यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं। अगर याद नहीं होगा, या मान के चलो तुम केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, वहां पर लोन पेयर निकालना सिखाया जाता है। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, उसका भी एक तरीका इधर ही हम बता दे रहे हैं। देख लो, पहले लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर माइनस कर दीजिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता चल जाएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे तुम यही देख लो, एग्जाम्पल में ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? देखो, जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बोल रहे, ध्यान सुनना, एटम जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। अगर हम 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो मेरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 4। अगर हम 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो मेरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2। अगर हम 3 बॉन्ड बना रहे हैं तो मेरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। ठीक। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? वी मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, वी का मतलब हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे हम? तो ध्यान से सुनना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन का निकालना है, हमको निकालना है कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना लोन पेयर आएगा। जो भी हम यहाँ पर 2 लोन पेयर दिखाए हैं, कैसे निकाले हैं? निकाल के बताइए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन का बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। हम पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो 9 10 में पढ़ के आए हैं वो हम करेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 2,6, 2,6। ठीक। किसी भी आखिरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आखिरी वाला ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम समझ सकते हैं कि सर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आखिरी वाला ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाया? एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया। तो जब जितना बॉन्ड बनाता है उतना ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? हम पहले उसका एटॉमिक नंबर लिख दिए, एटॉमिक नंबर के जितना होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर पुराना वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आप 9 10 पढ़ के आए हैं, तो 2,6 हो गया। आखिरी में कितना गया? 6 गया। तो ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी में जितना इलेक्ट्रॉन जाता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 हो गया। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले? जितना बॉन्ड बनाएगा उतना ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन? तो सर 6 - 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 4 आएगा। तो वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4 हो गया। तो देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गिन लो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गिन लीजिएगा। हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गिन लीजिएगा। यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है? 1 2 3 4। आज जब भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे तो पेयर में दिखाएंगे, जैसे 4 है तो 2 और 2 का पेयर दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तो मेरा मतलब ये समझाना था कि लेविस स्ट्रक्चर वैसा स्ट्रक्चर है जिसमें टाइप्स ऑफ एटम पता चलता हो, जिसमें बॉन्ड पता चलता हो, और जिसमें लोन पेयर पता चलता हो। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या पता चल रहा था? टाइप्स ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम, लेकिन वहां पर कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं था कि एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ, नहीं पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है। इस वाला ये वाला कार्बन एटम एक कार्बन जुड़ा है, एक साइड से ऑक्सीजन जुड़ा है, 2 साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसको आप लोग एक बार पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, हाँ देखिए, अब हमको बात करना है तीसरा रिप्रेजेंटेशन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, 2 मिनट, हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला?
बहुत बेसिक तरह से याद रखना कि कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब वैसा फॉर्मूला जिसमें हमको बॉन्ड नहीं दिखने वाला, लोन पेयर नहीं दिखने वाला, बस वैसा फॉर्मूला जिसमें हमको बॉन्ड नहीं दिखेगा, बॉन्ड लाइन नहीं दिखेगा, ना लोन पेयर दिखेगा। सिर्फ क्या पता चलेगा, टाइप्स ऑफ आइटम, कौन कौन सा आइटम, और कनेक्टिविटी कि एक आइटम बाकी कितने आइटम से जुड़ा हुआ है। जैसे हम लिख दे रहे हैं, यहां पर हम समझा दे रहे, लिख दे रहे हैं, देख लीजिएगा कि shows types of atom and connectivity but no bonds and लोन पेयर। ये बॉन्ड्स भी नहीं दिखाएगा, ना लोन पेयर दिखाने वाला है, बस ये क्या दिखाने वाला है, टाइप्स ऑफ आइटम, कौन कौन सा आइटम है और कौन से आइटम के किसके साथ कनेक्टिविटी, किसके साथ जुड़ा हुआ है। बॉन्ड के बारे में नहीं बताएगा, ध्यान सुनिए। जैसे एग्जांपल समझाइए सर, हम एक काम करते हैं, इसी का एग्जांपल लेके बताते हैं। देखो CH3 CH2 OH, सुनना, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक, अब यहां ध्यान, इसको देखो, कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको हम कंडेंस्ड फॉर्मूला बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इस फॉर्मूला को देखिए, इसमें आपको टाइप्स ऑफ आइटम समझ आ रहा होगा कि कौन क्या आइटम, जैसे कार्बन का आइटम, हाइड्रोजन का आइटम और ऑक्सीजन का आइटम है। इस पे आपको कनेक्टिविटी समझ आ रहा होगा। सर कनेक्टिविटी कहने का मतलब, तुम ये दो, कनेक्टिविटी कहने का मतलब कि एक आइटम कितने आइटम से जुड़ा हुआ है, एक आइटम में कितना आइटम जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो ये कार्बन में कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ गया, मतलब एक कार्बन था, 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया, तो अगला किसके साथ बनाएगा, तो अगला बनाया बगला कार्बन के साथ। उसी तरह से वो कार्बन, ध्यान सुनिएगा, वो कार्बन भी 4 बॉन्ड बनाएगा, तो एक तो इसके साथ बना लिया, 2 बना लिया हाइड्रोजन के साथ, 1 बना लिया ऑक्सीजन के साथ। बीच में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक बगल में दिख रहा है हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा और एक बनाया किसके साथ, कार्बन के साथ। तो हमको ये समझ आ रहा है कि सर एक एटम में कितना कितना आइटम जुड़ा हुआ है, कितना कितना आइटम जुड़ा हुआ है। तो वो कनेक्टिविटी पता चल रहा है, हमको कनेक्टिविटी समझ आ रहा है कि कौन से आइटम में कितने कितने और आइटम्स जुड़े हुए हैं, कौन कौन सा आइटम है, लेकिन हमको ना बॉन्ड दिख रहा है ना लोन पेयर दिख रहा है, बॉन्ड भी नहीं दिख रहा, लोन पेयर भी नहीं दिख रहा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा हम लोग बात करेंगे पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। ध्यान से सुनते जाना, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला ये क्या होता है, तो ध्यान सुनना। कंडेंस्ड फॉर्मूला का मतलब क्या कि सर वैसा फॉर्मूला है ना जिसमें बॉन्ड दिखे ना लोन पेयर दिखे, ना बॉन्ड दिखेगा ना लोन पेयर दिखेगा। ध्यान सुनना, आप पहला फिर से स्टार्ट करें। देखो यहाँ देखो, पहला क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें क्या था, टाइप्स ऑफ आइटम पता चलेगा, कौन कौन सा आइटम है, नंबर ऑफ आइटम पता चलेगा, कितना कितना आइटम है, क्या बॉन्ड पता चलेगा, नहीं, क्या लोन पेयर पता चलेगा, नहीं, क्या कनेक्टिविटी पता चलेगा, कनेक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कि लेविस स्ट्रक्चर, जिसमें हमको टाइप्स ऑफ एटम भी पता चलेगा, हमको बॉन्ड के बारे में पता चलेगा, हमको कनेक्टिविटी पता चलेगा, हमको लोन पेयर भी पता चलेगा, इसको लेविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसके बारे में बात करें, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब, तो कंडेंस्ड फॉर्मूला मतलब ऐसा फॉर्मूला जिसमें टाइप्स ऑफ आइटम पता चल रहा है, कनेक्टिविटी पता चल रहा है। कनेक्टिविटी फिर हम समझा दे, कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक आइटम बाकी कितने आइटम से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो हमको इसमें कनेक्टिविटी भी पता चलेगा, लेकिन इसमें ना हमको बॉन्ड दिखने वाला है ना लोन पेयर दिखने वाला है, ठीक है। चलो तो देख लो, यहां पर हम लिख दिए इस टाइप का ये कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब बात करें पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला का, तो पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला असल में कंडेंस्ड फॉर्मूला ही है। पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला कंडेंस्ड फॉर्मूला ही है, लेकिन पार्शियली क्यों लगा रहे हैं सर, पार्शियली का मतलब होता है कुछ, पार्शियली मतलब थोड़ा सा, तो थोड़ा सा कंडेंस्ड का मतलब क्या होता है। तो देखो असल में पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला ही है, लेकिन कंडेंस्ड में क्या होता था, बॉन्ड नहीं दिखता था, लोन पेयर नहीं दिखता था, लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ बॉन्ड दिखेगा, सब बॉन्ड नहीं दिखेगा, कुछ बॉन्ड दिखेगा और कुछ लोन पेयर दिखेगा, कुछ बॉन्ड दिखेगा और कुछ लोन पेयर दिखेगा। इसे एग्जांपल समझाइए इसे, तो पहले हम लिख देते हैं कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विथ some bonds and loan pair। एग्जाम्पल में चलो हम इसी का एग्जाम्पल दे देते हैं, इसी का एग्जाम्पल देखो CH3 CH2
ओ एच, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर। अगर हम बोलेंगे यहां पर लोन पेयर कितना है, तो लोन पेयर 2 है, एक ऊपर एक नीचे। पेयर बोल रहे हैं, जोड़ा, लोन पेयर का जोड़ा कितना है, 2 है, एक और एक नीचे 2। लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हम लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1 2 3 4। तो जब पेयर बोलेंगे तो पेयर देखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देखना। सर हम लोग इधर आते हैं, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हाँ तो ये बोल रहे हैं बाबू देखो, ये कंडेंस्ड फॉर्मूला ही जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या हो गया कि सर इसमें हम कुछ बॉन्ड दिखा दिए, कुछ बॉन्ड दिखा, सारा बॉन्ड नहीं दिखाए सर, सिर्फ कुछ बॉन्ड दिखाए, 2 ही बॉन्ड दिखा। होता तो यहाँ भी है कि हाइड्रोजन का ही बॉन्ड होता है, इधर 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, कार्बन का आपस में बॉन्ड होता है, सब बॉन्ड नहीं दिखा रहे, बस कुछ बॉन्ड दिखा रहे हैं और कुछ लोन पेयर दिखा रहे हैं। तो वैसा फॉर्मूला, वैसा कंडेंस्ड फॉर्मूला, वैसा कंडेंस्ड फॉर्मूला जिसमें कुछ बॉन्ड दिखा दे, कुछ लोन पेयर दिखा दे, तो उसको हम पूरी तरह से कंडेंस्ड फॉर्मूला नहीं बोल सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियली कंडेंस्ड, थोड़ा सा कंडेंस्ड है। अगर कंडेंस्ड रहता तो कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। उसमें क्या होता, सिर्फ टाइप ऑफ आइटम पता चलता और हमको कनेक्टिविटी पता चलता, कनेक्टिविटी पता चलता है कौन किसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन अगर थोड़ा सा बॉन्ड दिख जा रहा है उसमें, तो हम इसको बोलेंगे पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलिए एक बार हम समराइज कर देते हैं, जल्दी जल्दी एकदम करेंगे, ध्यान सुनना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें टाइप्स ऑफ एटम पता चले, नंबर ऑफ एटम पता चले, हमको वहां पर कनेक्टिविटी का कोई आइडिया ना हो, कोई इंफॉर्मेशन ना मिले, कौन एक एटम से कितना एटम जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे कि तुम एग्जांपल यहां देख सकते हैं, यहां देखिए, यहां आपको कार्बन का कितना एटम है, हाइड्रोजन कितना एटम, ऑक्सीजन कितना एटम, ये पता चल रहा है। कौन कौन सा एटम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी पता चल रहा है, लेकिन ये पता चल रहा है कि एक कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है, मतलब कनेक्टिविटी के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ले स्ट्रक्चर में आपको टाइप्स ऑफ एटम, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन पता चल गया। नंबर ऑफ एटम, तो कार्बन का 2, हाइड्रोजन का 6, ऑक्सीजन का 1, ये भी पता चल गया। बॉन्ड के बारे में पता चल गया कि अच्छा इसके बीच बॉन्ड, इसके बीच बॉन्ड है, सब पता चल रहा है। लोन पेयर भी पता चल गया, इसको बोलेंगे लेव स्ट्रक्चर। बात करें कंडेंस्ड फॉर्मूला में, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ एटम, कौन कौन सा एटम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में पता चल रहा है। हमको यहाँ पर कनेक्टिविटी समझ आ रहा है, क्योंकि सर एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, और ये इसके साथ एक कोई जुड़ा हुआ है, तो कितने के साथ कौन जुड़ा हुआ है वो हमको आइडिया आ रहा है, तो ये कनेक्टिविटी बता रहा है। लेकिन इसमें बॉन्ड दिख रहा है क्या, कि कौन कौन सा बॉन्ड है, नहीं दिख रहा है, होता है लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। लोन पेयर भी हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो इसको कंडेंस्ड फॉर्मूला, और थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिए, हल्का सा बॉन्ड, हल्का सा लोन पेयर, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली कंडेंस्ड। तो कहने का मतलब जनाब एकदम बॉन्ड, एकदम लोन पेयर नहीं रिप्रेजेंट करेंगे तो कंडेंस्ड फॉर्मूला, थोड़ा सा करेंगे तो पार्शियली कंडेंस्ड, और पूरा ही बॉन्ड रिप्रेजेंट कर देंगे और लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर देंगे, तो लेविस स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। और कुछ भी नहीं दिखाए, ना बॉन्ड दिखाए, ना लोन पेयर दिखाए, ना कनेक्टिविटी दिखाए, सिर्फ टाइप्स ऑफ आइटम और नंबर ऑफ आइटम दिखाए, तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन। जल्दी से इसको एक बार काम करना, इसको पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए, इसके आगे बताते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पांचवा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या है। देखो बाबू, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिए, आप उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लिख दिए हैं, आप उसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दीजिए। और आपको बता रहे हैं कि आगे चल के हम लोग जितना भी रिएक्शंस करेंगे, मैक्सिमम रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में कैसे दिखा सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करें। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका कुछ कुछ स्टेप हम लिखवा दे रहे हैं, पहले हम बता देते हैं, याद करवाते हैं, उसके बाद लिखवा देंगे, अब फिर हम लोग क्वेश्चन से करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो सर ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, उसको बॉन्ड लाइन में कैसे कन्वर्ट करें, यही पढ़ रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, पहला पॉइंट याद रखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ उसी को रिप्रेजेंट करना है। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट कि सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड को दर्शाएंगे, कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करना। फिर से हम बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है, कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। हम यहां पर लिख भी दे रहे हैं,
पहला पॉइंट क्या बोले कि ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा पॉइंट सुनो, फंक्शनल ग्रुप पढ़े होंगे क्लास 9th या 10th में, जैसे कि अल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कीटोन CO, अमाइन NH2 जुड़ता है अमाइन में, NH2 मतलब RNH2, और हेलोजन फैमिली जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है इसको हम हेट्रो एटम्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेट्रो एटम्स। क्या बोल सकते हैं? हेट्रो एटम्स। तो जितना भी फंक्शनल ग्रुप है इसको हेट्रो एटम्स बोल सकते हैं, और हेट्रो एटम्स को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, हेट्रो एटम्स, दूसरा स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग में कमेंट नहीं करेगा बच्चा लोग, समझा? हाँ देखो, हेट्रो एटम्स HETR, हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। मतलब ये कि हेट्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करना है। सर हेट्रो एटम्स मतलब फंक्शनल ग्रुप 90 तो थोड़ा मोड़ा तो पढ़े होंगे आप। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ बता दें, जैसे कि OH हेट्रो एटम से, CHO हेट्रो एटम से, COOH हेट्रो एटम से, CO हेट्रो एटम से। जैसे कि हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली में क्या क्या आता है? क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, क्लोरीन आता है, ये सब हेट्रो एटम्स। तो हेट्रो एटम्स रहेगा तो इसको हम लोग को फंक्शनल ग्रुप में रिप्रेजेंट, इसको हम लोग को बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फिर से बोल रहे हैं, 2 पॉइंट बता दिए हैं कि बॉन्ड लाइन में क्या क्या रिप्रेजेंट करना। पहला चीज कि सिर्फ कार्बन कार्बन का बॉन्ड को दिखाएंगे, कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। दूसरा, हेट्रो एटम्स को रिप्रेजेंट करना है। हेट्रो एटम्स मतलब फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर में लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन आर रिप्रेजेंटेड इन जिग जैक पाथ, पैटर्न, पाथ नहीं पैटर्न, ठीक है। बहुत खतरनाक स्पेलिंग हो गया बाबू लोग। लॉन्गेस्ट LONGEST, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पाथ, आर रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पाथ। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जितना भी कार्बन कार्बन एटम होगा, मतलब कार्बन कार्बन चेन होगा, उसको हम लोग जिगजैग पाथ में दिखाएंगे। मान के चलो तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड देखे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तुमको कार्बन कार्बन चेन दिख रहा है, तो इसको हमको जिगजैग पाथ में रिप्रेजेंट करना है। किसमें करना है? जिगजैग पाथ में। इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, जैसे कि मान लो ये कार्बन कार्बन चेन है, कितना कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का चेन है। तो इसको हम लोग को अगर हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस चीज को अगर हम बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे दर्शाएंगे? ध्यान से पहले कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन। तो देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करें, 1 कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो ये 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। इसे देखो 1 2 3 4 5। अब ध्यान देख लेना कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड, सॉरी 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक ये कार्बन तो 1 बॉन्ड बना चुका है, और बचा हुआ कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन के साथ, तो वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड बना चुका है सर, तो और कितना बनाएगा? और 2 बनाएगा, 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये कार्बन भी 2 बॉन्ड बना चुका है, तो और कितना बनाएगा? 2 बनाएगा, तो 2 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। ये भी और 2 बनाएगा, और ये देखो ये तो एक ही बॉन्ड बनाया, तो और 3 ही बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है बॉन्ड लाइन में, सिर्फ कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चौथा पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेड इन या रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड represented by
3 लाइंस। देख लो, डबल बॉन्ड रहा तो 2 लाइन से दिखाएंगे, फॉर एग्जांपल ऐसे, और ट्रिपल बॉन्ड रहा 3 लाइन से दिखाएंगे। फिर कैसे, इस तरह से, सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो तो देख लो, हम बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या पॉइंट याद रखना, वो याद रखना कि सिर्फ कार्बन कार्बन, पहले फिर से बता दे रहे, सुनो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड को दिखाना, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। किसका हाइड्रोजन, जो कार्बन में जुड़ा हुआ उसको हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना है। दूसरा, फंक्शनल ग्रुप मतलब हेटेरो एटम्स को रिप्रेजेंट करना है। तीसरा, कि कार्बन का चेन को जिगजैग पैटर्न में दिखाना है। चौथा, कि डबल बॉन्ड को 2 लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दिखाना है। तो ये पॉइंट याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं, जल्दी से इसको पॉज करके एक बार लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को देख ले रहे हैं कि सर कैसे हम लोग बॉन्ड लाइन में कोई भी कंपाउंड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आगे चलिए, CH3 CH2 CH2 CH3 रहा, या दूसरा क्वेश्चन ऐसा रहा CH3 CHOH CH3, मान लो तीसरा क्वेश्चन ऐसा रहा CH3 CH2 COOH, और एक रहा चौथा CH3 CH2 CO CH2 और CH3। मान के चलिए ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिए और बोले कि बाबू इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप किसमें, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको कार्बन काउंट करना है, कार्बन गिनेंगे तो 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4 कार्बन। हम बोले 4 कार्बन तो उसको कैसे दिखाएंगे, जिगजैग पाथ में दिखाएंगे। स्टार्ट करो, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, कोई यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप रहता तो रिप्रेजेंट करते, ठीक। क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको रिप्रेजेंट करने जो, हाँ सर कार्बन में कुछ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हम पहले ही बोल के चले कि कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना नहीं है। तो बन गया इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें आप कार्बन 1 2 3 3 कार्बन है, दिखा देते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गया। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, रिप्रेजेंट नहीं करना है। फिर देखो इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन, इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। लेकिन 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 सर OH देखिए, OH तो फंक्शनल ग्रुप है ना, और फंक्शनल ग्रुप तो हेटेरो एटम्स, और हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट करना है। तो जब करना है तो किसमें करेंगे, बीच वाला कार्बन में करेंगे। तो बीच कार्बन में एक लाइन दो और ऊपर क्या लिख देंगे, OH रिप्रेजेंट कर देंगे, वहां पर दिखा देंगे। लेकिन सर आप तो बोले थे कि H को रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो याद करो हम क्या बोले थे, हम ये बोले थे क्या कि फंक्शनल ग्रुप का H को रिप्रेजेंट नहीं करना, नहीं, हम ये बोले थे कि कार्बन में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन रहेगा तो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका बात करते हैं, कितना कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन को रिप्रेजेंट करना, तो 1 2 3। एक कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, तो यहां पर हम हाइड्रोजन दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, उसको भी दिखाना नहीं है। लेकिन सर ये देखिए, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला कार्बन वाला तो फंक्शनल ग्रुप है ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो दिखाना पड़ेगा, एकदम दिखाना पड़ेगा। हम आपको बताए थे कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और कार्बन नाइट्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। हाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, लेकिन कहीं कहीं पर सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाए, ये सब चीज याद रखना है आपको। चलिए तो सर हाइड्रोजन को तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन ये COOH इसको तो दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान सुनना, ये आखिरी कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके पास कितना ऑक्सीजन है, 2, और हम बोले कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये कार्बन को डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन दिखा दो, 1 ऑक्सीजन हो गया, बाकी बच गया क्या, OH। और कार्बन, ये वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3, मतलब ऑक्सीजन के साथ 2 और इसके साथ 1 3, बचा कितना बॉन्ड, 1 बॉन्ड। तो 1 बॉन्ड में किसको जोड़ देना, जो बच गया, तो बच गया क्या, OH, तो यहाँ लगा देंगे OH। क्लियर हो गया। चलिए यहां देख, कार्बन गिनिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो जिगजैग पाथ में दिखाओ। 1 देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बीच वाला जो कार्बन है देखिए, तो उसके पास ऑक्सीजन है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब ये बीच वाला जो कार्बन है 1 2 3, तीसरा वाला जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो हम ऑक्सीजन को तो दिखाएंगे ना, क्यों, क्योंकि सर ये कीटोन है, कीटोन है, CO कीटोन,
फंक्शनल ग्रुप है बाबू, इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कार्बन है, कार्बन के बगल में ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाना है, 2 हाइड्रोजन नहीं दिखाना, 3 नहीं दिखाना। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट याद रखना है, करते जाना है जल्दी जल्दी से। इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही रहने देते हैं। आज की क्लास में क्या क्या बता दिए कि कोई केमिस्ट्री में कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ प्रोड्यूस होगा, लिविंग थिंग्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ प्रोड्यूस होगा, नॉन लिविंग थिंग्स। और इसके बाद हम बताएं कि कैसे पहले आया तुम्हारा बर्जीलियस, बर्जीलियस कह दिए थे कि नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, वाइटल फोर्सेस होता है, जो इंसान नहीं बना सकता, वो गॉड गिवन है। लेकिन इसके बाद वॉलर आ गया, वॉलर क्या किए थे, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिए थे। कैसे किए थे, जो आपका अमोनियम साइनेट था, उसको वाटर में डाल के उसको गर्म किया और वो यूरिया बन गया। यूरिया जो होता है वो ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करता है, और इसलिए वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो वो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद समझ आ गया कि इससे ये पता चल गया कि जितना भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि बर्जीलियस बोला था नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से 5 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, दूसरा किसमें, लिव स्ट्रक्चर में, तीसरा कंडेंस्ड फॉर्मूला, चौथा पार्शियल कंडेंस्ड फॉर्मूला, और पांचवा क्या था आपका, पांचवा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। तो ये 5 रिप्रेजेंटेशन इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो आप लोगों को पढ़ाएंगे उसमें हम आपको डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताएंगे। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे क्लासिफाई किया गया, किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड कैसे खोजा जा सकता है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, और किसी भी कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे पता करते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। चलो, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आज इतने ही तक देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।